हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का अल्टीमेट जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम नए वीडियो के साथ नए चीज़ को देखने जा रहे हैं। जो हम अपने प्रीवियस वीडियो में सौरमंडल में पृथ्वी किया था, उसी का पार्ट हम सेकंड करेंगे। सौरमंडल में पृथ्वी पार्ट 2 को देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी कंटेंट, कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, पहले उसे हम जान लेते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वह है पृथ्वी अर्थात अर्थ। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह चंद्रमा अर्थात मून। जो तीसरा टॉपिक है वह है उपग्रह अर्थात सैटेलाइट। और जो हमारा लास्ट जो आज का टॉपिक होगा वह है क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्ट्रॉयड्स। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल सके। सो फ्रेंड्स, बिना समय को गंवाते हुए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हम सबसे पहले पृथ्वी अर्थात अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थ क्या है, इसका सोलर सिस्टम में इसका क्या अस्तित्व है, क्या रोल है, इसको हम देखते हैं। जो पहला पॉइंट है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में सौरमंडल का 5वां ग्रह है। सौरमंडल में आपने हम सभी देखा था कि सौरमंडल में जो होता है, जो सन होता है, वह सभी ग्रह को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल से बांधे रखता है। तो हम जब डिस्टेंस की बात लेते हैं, जब नियरेस्ट, हम निकटतम, जो सूर्य से निकटतम जो दूरी है पृथ्वी का, वह तीसरे नंबर पे आता है। पृथ्वी से आगे, अर्थ से आगे जुपिटर और वेनस आते हैं। मरकरी और वेनस है, उसके बाद है अर्थ। इसलिए फ्रेंड्स, जो अर्थ है वह तीसरे नंबर का ग्रह है सूर्य के निकटतम दूरी पर। और यदि आकार में कंपैरिजन किया जाए तो सौरमंडल में 5वां सबसे बड़ा ग्रह आता है। यदि हम पृथ्वी को सौरमंडल के पूरे ग्रह से कंपैरिजन करें तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज। इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। फ्रेंड्स, दैट इज टू से अर्थ इज द third nearest planet, that is to say before it the Mercury and Mars has the planet nearest the suns, and so Earth is the third nearest planets, and that is to say in the comparisons of size it is the 5th largest planets in regarding to the all planet in the solar systems. So friends, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पृथ्वी की में पढ़ते हैं। पृथ्वी का आकार पूरी तरह से गोल ना होकर ध्रुवों पर चपटी है। इसका स्वयं का आकार है, इसे भू आव कहा जाता है। जो आज तक हम आमतौर पे सुनते आ रहे हैं, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चपटी है, या पृथ्वी तरबूज की आकार की है। बहुत सारे आकार, बहुत सारी बातें हमने सुना है, लेकिन पृथ्वी का एक अपना स्पेसिफिक रूप हो। जिस तरह हम आप इंडियन क्रिकेट टीम में यदि रोहित शर्मा खेलता है तो उसकी खेलने की स्ट्रेटजी होती है, उसकी स्ट्रेटजी को दूसरा कोई फॉलो नहीं कर पाता है। वह किस स्ट्रेटजी से खेलता है, किस स्ट्रेटजी नहीं खेलता है, उसका अपना एक रूल होता है, उसका अपना एक तरीका होता है। उसी तरह पृथ्वी का कोई सर्किल, कोई गोल, कोई चपटी आकार नहीं, बल्कि इसका मापक, एक स्टैंडर्ड इसको शेप कहा जाता है, जिस उस शेप को हम हिंदी में भू आव कहते हैं। भू आव। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में एसएससी के एग्जाम में, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए गोड। गोड मीन्स अर्थ लाइक शेप। इसको पृथ्वी जो होती है पोल पे चपटी होती है, मतलब फ्लैटेंड होती है, और जो इसको हम हिंदी में कहते हैं कि भू आव, पृथ्वी का जो आकार है वो भू आव की तरह है, भू आव का शेप है। तो इसको हम इंग्लिश में जियोइड कहते हैं, GEOID। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के जीवन के अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही पृथ्वी के सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही पृथ्वी को सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान देना होगा, अनुकूल परिस्थितियों और सबसे अद्भुत ग्रह। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें कि पृथ्वी गोल्डीलॉक जोन में आता है। गोल्डीलॉक जोन किसे कहते हैं? क्योंकि गोल्डीलॉक जोन वह जोन होता है जहाँ अंतरिक्ष का एक ऐसा जोन, जहाँ जीवन संभव हो,
गोल्डीलॉक जोन उसे कहते हैं जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती हो। तो पूरे सौरमंडल में केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ की लाइफ एग्जिस्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे इसको वर्ड यूज किया गया है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही पृथ्वी को सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी है यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। जो लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें पृथ्वी पे अनुकूल उपस्थित हैं, इसलिए पृथ्वी को हम अद्भुत ग्रह कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, अर्थ में पानी की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। हमको सभी को मालूम है कि जो अर्थ है वह 2/3 सरफेस से कवर्ड बाई वाटर है, मतलब 2/3 जिसका भाग है वो पानी से घिरा हुआ है। जो इसमें जो पृथ्वी पे पानी की जो अमाउंट है वह अधिक है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि पानी का जो रंग होता है वह नीला रंग की होता है, जो स्काई कलर की होती है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, हम अब नेक्स्ट टॉपिक चंद्रमा अर्थात मून की ओर चलते हैं। चंद्रमा के बारे में जानते हैं, इसकी क्या भूमिका है सौरमंडल में, इसकी क्या अस्तित्व सौरमंडल में, इसको हम देखते हैं। जो इसका पहला पॉइंट है वह है हमारी पृथ्वी के पास केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है। जो हमारा अर्थ है सभी के पास अपना एक उपग्रह होता है, सभी के पास एक से ज़्यादा उपग्रह होते हैं। तो जो हमारा पृथ्वी है उसके पास एक अपना प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम चंद्रमा है। जो चंद्रमा का जो व्यास है, व्यास को इंग्लिश में हम डायमीटर कहते हैं। जो चंद्रमा का जो डायमीटर जो व्यास है वह पृथ्वी के डायमीटर और व्यास से 1/4 है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। आवर अर्थ हैज ओनली द सैटेलाइट दैट इज द मून, इट डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। जो हमारा पृथ्वी है वह हमारे जो अर्थ है उसके पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम मून है, और उसका जो डायमीटर है वह 1/4 ऑफ द अर्थ है। सो हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। चंद्रमा के बारे में क्या कहता है, यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। जो मतलब चंद्रमा और जो पृथ्वी की जो डिस्टेंस है वह है 3,84,400 किलोमीटर। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो सूर्य और पृथ्वी की जो डिस्टेंस थी वो 15 करोड़ किलोमीटर या 150 मिलियन किलोमीटर था फ्रेंड्स। लेकिन जब हम यहाँ पे पृथ्वी और जब चंद्रमा की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस होता है वह 3,84,400 किलोमीटर होता है। इसको इंग्लिश में कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। जो इसका चंद्रमा का नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जो चंद्रमा है वह पृथ्वी की एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ अबाउट 27 डेज। जो चंद्रमा को जो सूर्य की परिक्रमा करने में, जो एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है वह 27 दिन का लगता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगभग इतने ही दिनों में 27 दिन में ही पूरा करता है। आपको बता दें, जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी की रिवोल्यूशन करता है, तो रिवोल्यूशन करते समय वो अपने अक्ष पे भी घूमता है, तो अपने अक्ष की भी पूरा अपने अक्ष की भी पूरी एक चक्कर उतना ही दिन में लगाता है जितना पृथ्वी के चक्कर लगाने में लगता है। अर्थात जो पृथ्वी को उसको लगाने में समय 27 दिन लग रहा है, तो चंद्रमा को अपने अक्ष पे घूमने में 27 दिन ही लगेगा। इसको ध्यान से रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंद्रमा को अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लगता है, तो राइट आंसर होगा 27 दिन। तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा फ्रेंड्स, इसलिए पृथ्वी को देखने पर चंद्रमा का एक भाग हमें नहीं दिखाई देता है। आपको बता दें, जब चंद्रमा पृथ्वी की ओर घूमेगा तो एक साइड तो उसको पृथ्वी की तरफ उसका होगा, इसलिए उसका दूसरा पार्ट, इसलिए चंद्रमा का जो दूसरा पार्ट होता है वह दिखाई नहीं दे पाता, केवल एक ही पार्ट दिखाई देता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम जान लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर की सतह पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पे
कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कब रखा था? तो 21 जुलाई 1969। 21 जुलाई 1969। आप इसको दम माइंड में नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इस क्वेश्चन को बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को जरूर देखें। इसको इंग्लिश में कहते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून 21 जुलाई 1969। दैट इज टू से नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन हु go to the moon and in 21 जुलाई 1969। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह है उपग्रह, और उसको इंग्लिश में हम सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। जो ग्रह है उनके चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। जैसे अर्थ को चक्कर लगाने वाले जो चंद्रमा होते हैं उनको हम पृथ्वी का हम उपग्रह कहते हैं, उसी तरह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वह है सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला वर्तमान में कौन है? सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह वर्तमान में शनि है। जो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास अधिक मात्रा में सैटेलाइट है? तो वह है शनि। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द प्लैनेट विद द मोस्ट सैटेलाइट इज करेंटली सैटर्न। मतलब द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ सैटेलाइट करेंटली इज सैटर्न। इसको हम उपग्रह में दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं और एक ह्यूमन मेड होते हैं, मानव निर्मित उपग्रह। तो इसको हम मानव निर्मित उपग्रह में पहले पॉइंट को देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट होता है, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। जो मानव निर्मित उपग्रह है वह मानव के द्वारा बताया गया है, जो ह्यूमन मेड है। इसके नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं पृथ्वी की संचार माध्यम के लिए किया जाता है। आपको बता दें, आप सोचते होंगे कि जो नेचुरल सैटेलाइट है ही, तो हम फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट का उपयोग क्यों करते हैं? तो आपको बता दें, वैज्ञानिक इसका ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और ब्रह्मांड को संचार के माध्यम के लिए अपना ये सैटेलाइट लगाते हैं कि इससे पता चलते कि आने वाले समय में कौन सी परेशानी होने वाली है, क्या होने वाली है। इससे सैटेलाइट के जरिए हमें सब चीज़ पता चल जाता है। तो इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे? इट इज डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशंस। Especially it is for design the scientists to gather the information, collect the information regarding to the universe and how to communicate with the universe. It is used for that way. इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी का कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, जो मानव कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं, उनको हम रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेज देते हैं और उसके पृथ्वी के कक्ष में, पृथ्वी के ऑर्बिट में उसको हम स्थापित कर देते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट इज कैरिड बाय द रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सम इंडियन सैटेलाइट इन ए स्पेस। हमारा कुछ जो आर्टिफिशियल जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट हैं वो स्पेस में, उनको देख लेते हैं। एक इनसैट है INSAT, दूसरा IRS है, तीसरा इडूसेट है। ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो कि भारत के हैं। हमने उपग्रह के बारे में जाना, उसका हम एक बार थोड़ा सा निचोड़ को देख लेते हैं, उसके हम कंक्लूजन को देख लेते हैं। उपग्रह के बारे में हमने क्या जाना कि उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा कृत्रिम उपग्रह ह्यूमन मेड सैटेलाइट। जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं वह ग्रह की परिक्रमा करते हैं और जो सबसे ज़्यादा वह कौन सा ग्रह है जो इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या वह है शनि। और मानव कृत्रिम में क्या पढ़ा कि वह ब्रह्मांड के बारे में मानव
में सैटेलाइट का यूज कहाँ करते हैं? तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और दूसरा ब्रह्मांड को संचार, पृथ्वी ब्रह्मांड के संचार के लिए करते हैं। और हमने देखा कि कुछ मानव ह्यूमन मेड सैटेलाइट के एग्जाम्पल देखें, और यहाँ पे भी देखते हैं कुछ अलग देखते हैं, IRNSS, इनसेट और इडूसेट। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का लास्ट और आखिरी जो टॉपिक होगा वह है क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड। उसे हम जान लेते हैं कि एस्ट्रॉयड किसे कहते हैं और इसी सोलर सिस्टम में क्या भूमिका इसकी है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वह है तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाता है। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाता है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous teeny bodies which are also move around the suns. तारा को, ग्रह को और उपग्रह के अतिरिक्त जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं अंतरिक्ष में, उनको हम आकाशीय, जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वह सौरमंडल में ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में स्थित होते हैं एवं ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो ये छोटे छोटे जो तारा, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त जो जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड है वह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थापित होते हैं और ये सूर्य की परिक्रमा को करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।